गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ चंदा कुमारी, लेक्चरर, मारवाड़ी वीमेंस कॉलेज, होम साइंस डिपार्टमेंट। बच्चों, 12वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा में होम साइंस के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, गृह विज्ञान के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट शिशुओं को जानिए। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। पहला, शिशुओं का विकास और उसके बारे में विस्तार से जानकारी। दूसरा, शैशवावस्था में होने वाले संक्रामक रोग तथा उसके उपचार। तीसरा, असमर्थ बालक क्या हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेष आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। चौथा अध्याय बच्चों के वैकल्पिक देखरेख के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, अर्थात वैकल्पिक देखरेख क्या है, इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 आता है, अर्थात अपना तथा अपने परिवार के लिए आहार आयोजन। इसमें पहला अध्याय आहार आयोजन क्या है, इसकी परिभाषा, आहार आयोजन के सिद्धांत, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारण, आहार आयोजन से क्या लाभ है, इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा है विशेष शारीरिक अवस्था में या विशेष अवसरों पर आहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय जल, अर्थात जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें किस प्रकार के जल का व्यवहार करना चाहिए, हम जल का व्यवहार किन किन कार्यों के लिए करते हैं, उस जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यदि उस जल में किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसे हम कैसे साफ करेंगे, इन सब बातों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा है खाद्य स्वच्छता यानी फूड हाइजीन, अर्थात हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसकी स्वच्छता हम किस प्रकार से बनाए रखें ताकि वह हमारे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालें, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आहारीय मिलावट यानी फूड एडल्टरेशन। बच्चों, हम अपने आहार में बहुत सारे भोज्य पदार्थों का व्यवहार करते हैं, परंतु विक्रेता के द्वारा इनमें बहुत सारे मिलावट किए जाते हैं। ये किस प्रकार से मिलाए जाते हैं और ये कौन कौन से तत्व होते हैं जिन्हें हमारे आहार में मिलाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 3 आता है। इसमें धन प्रबंधन तथा उपभोक्ता शिक्षण। इसमें पहला अध्याय पारिवारिक आय तथा व्यय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में बचत एवं विनियोग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय उपभोक्ता शिक्षण। चौथा अध्याय उपभोक्ता सहायता। 5वां अध्याय
उपभोक्ता संरक्षण है। इसके बाद यूनिट 4 आता है। इसमें पहला अध्याय पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध, अर्थात हम जो भी पोशाक पहनते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार के पोशाक का व्यवहार करेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात हम अपने पोशाक के लिए जब वस्त्रों का चयन करते हैं तो उनको चयन करते समय कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय वस्त्रों का चयन, अर्थात पोशाक बनाने के लिए अथवा अन्य कार्यों के लिए जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो उसके चयन के समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में सिले सिलाए वस्त्रों की गुणवत्ता और कारीगरी। बच्चों, आजकल सभी व्यक्ति का जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है, उनके पास समय का अभाव है, इसलिए वे कपड़ा लेकर सिलवाने के बजाय सिले सिलाए वस्त्र अर्थात रेडीमेड वस्त्र खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। परंतु रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय भी हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, खासकर उसकी गुणवत्ता और उसमें की गई कारीगरी का। इस अध्याय में हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद वस्त्रों की देखरेख। बच्चों, हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के वस्त्रों का व्यवहार करते हैं, जैसे गर्मी के समय सूती वस्त्र का और जाड़े के मौसम में ऊनी वस्त्र का व्यवहार करते हैं। हम जिस किसी भी प्रकार के वस्त्र का व्यवहार करते हैं उन सभी वस्त्रों को किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए, उनकी साफ सफाई, रख रखाव तथा धुलाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 5 आता है। इसमें गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता, अर्थात गृह विज्ञान में हमने क्या पढ़ा अथवा क्या सीखा और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपके वार्षिक परीक्षा में गृह विज्ञान में 2 तरह से परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि यह एक प्रायोगिक विषय है, अर्थात इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पढ़ाए जाएंगे। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें थ्योरी पेपर 70 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल पेपर 30 नंबर का होगा। अर्थात थ्योरी में आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा और प्रैक्टिकल 30 नंबर का देना होगा। आपकी जो थ्योरी की परीक्षा होगी उसमें 3 तरह के प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना होगा और इसके लिए आपको 1 से 1.5 अंक दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न लघु उत्तरीय होगा। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर कम से कम 50 शब्दों में देने होंगे और इसके लिए आपको 3 से 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इनका उत्तर आपको कम से कम 100 से 150 शब्दों में देना होगा और इसके लिए आपको 6, 7 अथवा 8 अंक मिलेंगे। बच्चों, हमने यूनिट 2 में अपना तथा अपने परिवार के लिए आहार आयोजन के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले हमने आहार आयोजन क्या है अर्थात आहार आयोजन की परिभाषा, आहार आयोजन के क्या सिद्धांत हैं, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक तथा आहार आयोजन के महत्व के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम लोग इसी अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि परिवार में भोजन बनाने का दायित्व मुख्य रूप से गृहिणी पर होता है। एक गृहिणी के लिए अपना तथा अपने परिवार के लिए आहार आयोजन करना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि इसके लिए उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के पोषण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। तभी वह अपने परिवार के सदस्यों को सही प्रकार से और संतुलित पोषक दे पाती है। बच्चों, इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला है आहार आयोजन की परिभाषा अर्थात आहार आयोजन से क्या समझते हैं। बच्चों, आहार आयोजन की परिभाषा हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, परंतु एक बार फिर से बताते हैं। दैनिक आहार को प्रतिदिन सुचारू रूप से पौष्टिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने की कला को आहार आयोजन करते हैं। एक बार फिर से, दैनिक आहार को सुचारू रूप से पौष्टिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने की कला को आहार आयोजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आहार आयोजन के 2 लाभ लिखिए। आहार आयोजन का 2 लाभ। पहला लाभ, आहार आयोजन करने से गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप भोजन दे पाती है। दूसरा, आहार आयोजन करने से गृहिणी के समय, शक्ति एवं धन का बचत होता है। तीसरा प्रश्न है प्रोटीन से भरपूर कम महंगे 2 खाद्य पदार्थ जो कि शाकाहारी के भोजन में सम्मिलित किए जा सके, उनके नाम बताओ। अर्थात यहाँ वैसे प्रोटीन के बारे में लिखना है जो हमें वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं और जो शाकाहारी व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन दाल एवं सोयाबीन हैं। आहार आयोजन के 2 लाभ लिखें। आहार आयोजन करने से गृहिणी भोजन की बारंबारता करने से अपने आप को रोक पाती है, अर्थात एक ही भोजन बार बार रिपीट नहीं होता है। और दूसरा, आहार आयोजन कर लेने से गृहिणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार भोजन देने में आसानी होती है। तीसरा प्रश्न है कैलोरी की आवश्यकता
किन्हें अधिक होती है और क्यों? कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक शारीरिक और कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को होती है, क्योंकि अधिक शारीरिक परिश्रम करने से उनके शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है और उस ऊर्जा की मात्रा को बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। छठा प्रश्न है, मौसमी खाद्य पदार्थों का परिवार के भोजन में क्या महत्व है? मौसमी खाद्य पदार्थों का हमारे आहार में बड़ा ही महत्व होता है। पहला, यह आसानी से मिल जाते हैं और दूसरा, यह सस्ते और ताजे एवं स्वच्छ होते हैं। खाने को आकर्षक ढंग से क्यों परोसना चाहिए? बच्चों, आप कितना भी अच्छा भोजन तैयार कर लें, यदि उस भोजन को सुरुचिपूर्ण और आकर्षक ढंग से नहीं परोसा जाएगा तो वह खाने वाले को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए भोजन को आकर्षक ढंग से ही परोसना चाहिए। बचे हुए चावल को किन दो प्रकार से दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता? बचे हुए चावल को प्रयोग में लाने के लिए हम दो तरह से व्यवहार में ला सकते हैं। पहला, इसमें हरी साग सब्जी मिलाकर इसको फ्राइड राइस बनाकर इसको नाश्ते में व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा, बचे हुए चावल को अच्छी तरह से मसलकर उसमें बेसन मिलाकर और अलग अलग तरह के सब्जी मिलाकर उसका पकौड़ा बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।